नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर अभी तक की खास पेशकश 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और अब आपको खबरें दिखाएंगे रफ्तार से भी और विस्तार से भी। पाकिस्तान की बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने के डिप्टी स्पीकर के फैसले को पलटते हुए गैर संवैधानिक करार दिया है। 9 अप्रैल को 10 बजे नेशनल असेंबली में इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के कदम की वैधता से संबंधित महत्वपूर्ण मामले पर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने के डिप्टी स्पीकर के फैसले को पलटते हुए गैर संवैधानिक करार दिया। अब 9 अप्रैल को नेशनल असेंबली में इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। फैसले के बाद कोर्ट के बाहर गो न्यूज़ी गो नारे लगने शुरू हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव में अगर इमरान खान की हार होती है तो विपक्ष नया प्रधानमंत्री चुने। सुप्रीम कोर्ट ने इसके अलावा ये भी बताया कि किसी भी सदस्य को वोटिंग करने से रोका नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष में खुशी की लहर है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, लोकतंत्र सबसे बड़ा बदला है। फैसले के बाद विपक्ष ने अपना विरोध प्रदर्शन टाल दिया। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा था कि हम चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। प्रधान न्यायाधीश उमर अता बंदयाल की अध्यक्षता वाली पीठ में न्यायमूर्ति एजाज उल एहसान, न्यायमूर्ति मजहर आलम खान, न्यायमूर्ति मुनीब अख्तर और न्यायमूर्ति जमाल खान मंदोखाई शामिल थे। इमरान खान पिच पर टिके रहेंगे पाकिस्तान की सियासी पिच पर और प्रधानमंत्री के इस पद पर, या फिर वो बोल्ड हो जाएंगे, कल पता चल जाएगा। अगली खबर श्रीलंका से। श्रीलंका में हालात खराब है। श्रीलंका इस वक्त इतिहास के सबसे बड़े और बुरे दौर से गुजर रहा है। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका ने 119 अरब रुपए छापे। भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका अपने इतिहास के सबसे बुरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। इस संकट से निपटने में नाकामयाबी को लेकर राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे पर इस्तीफा देने का दबाव है। वहीं बढ़ती महंगाई से आक्रोशित जनता देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन कर रही है। हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए फिलहाल देश में इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। श्रीलंका के कंगाली के हालात में पहुंचने की सबसे बड़ी वजह टैक्स कटौती और टूरिज्म इंडस्ट्री का धराशायी होना माना जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप श्रीलंका का कर्ज प्रबंधन कार्यक्रम ध्वस्त हो गया और फरवरी महीने तक देश पर $12.55 बिलियन का कर्ज हो गया। इन $12.55 बिलियन में से $4 बिलियन का कर्ज इसी साल चुकता करना है। श्रीलंका ने 119 अरब रुपए छापे। श्रीलंका के सेंट्रल बैंक ने इस बारे में जानकारी दी। देश में इस साल में अब तक 432.76 अरब रुपए छापे जा चुके हैं और श्रीलंका का इरादा इसके जरिए खुद को आर्थिक संकट से बाहर निकालने का है। श्रीलंका में विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। अब देखना होगा कि श्रीलंका इस आर्थिक संकट से उबरता है या नहीं। अगली खबर आरबीआई से जुड़ी हुई। आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी है। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए जारी की गई है मॉनेटरी पॉलिसी, और इसमें क्या खास है ये रिपोर्ट। बढ़ती महंगाई के बीच आरबीआई ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को देश की मॉनेटरी पॉलिसी समीक्षा पेश की। मौजूदा वित्त वर्ष की इस पहली मौद्रिक समीक्षा में केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट यानी कि नीतिगत ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर बरकरार है। इसी के साथ आरबीआई ने मौद्रिक नीति को लेकर अपने रुख में भी कोई बदलाव नहीं किया है और इसे लचीला बनाए रखा है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक बुधवार को शुरू हुई थी। वहीं मॉनेटरी पॉलिसी में नीतिगत दरों को यथावत रखने के साथ ही आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर अनुमान घटाया है। ये पहली तिमाही में 16.2%, दूसरी तिमाही में 6.2%, तीसरी तिमाही में 4.1% और चौथी तिमाही में 4% रह सकती है। जबकि पूरे वित्त वर्ष 2022-23 में देश की आर्थिक वृद्धि दर 7.2% रहने का अनुमान है। यानी दुनिया के मौजूदा हालात का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता नजर आ रहा है। 1 मिनट पूरी रिपोर्ट। खबर विस्तार से रफ्तार से। अगली खबर है यूक्रेन से जुड़ी। यूक्रेन के बुचा में हुए नरसंहार के बाद से रूस को गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बेदखल करने के प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। यूएनएचआरसी ने रूस को सस्पेंड किया। यूएनएचआरसी से रूस को सस्पेंड किया गया है। यूक्रेन पर रूस के हमलों को लेकर दुनिया भर के देशों ने नाराजगी जाहिर की है। इस बीच रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बेदखल करने के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में वोटिंग हुई। भारत रूस के खिलाफ इस प्रस्ताव पर वोटिंग में शामिल नहीं हुआ।
तो वहीं प्रस्ताव के पक्ष में 93 और विपक्ष में 24 वोट पड़े। भारत समेत कुल 58 देश ऐसे रहे जिन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। वोटिंग के बाद UNHRC से रूस सस्पेंड हो गया है। यूक्रेन के बुचा में हुए नरसंहार को देखते हुए रूस को मानवाधिकार परिषद से निलंबित करने का प्रस्ताव अमेरिका ने रखा था। अब रूस दूसरा देश बन गया है जिसकी UNHRC सदस्यता छीन ली गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के आपातकालीन सत्र में वोटिंग से पहले यूक्रेन के प्रतिनिधि ने कहा कि हम अब एक अनोखी स्थिति में हैं, जब किसी अन्य संप्रभु राज्य के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का एक सदस्य भीषण मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है और हनन करता है। और लगातार हालात अभी भी वहां पर बिगड़े हुए हैं। अगली खबर भी रूस यूक्रेन के युद्ध को लेकर है। युद्ध के हालात तबाही को लेकर आते हैं और ऐसे में यूक्रेन और रूस के युद्ध का अंत इसलिए भी जरूरी हो चुका है क्योंकि यूक्रेन में लोग न केवल बम धमाकों से बल्कि अब भूख से भी मरने की कगार पर। कहीं बम फट रही है, कहीं मिसाइल से अटैक हो रहा है और बार बार फेल हो रही है शांति वार्ता। ये संकेत दोनों ही देशों के लिए अच्छे नहीं है। रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है तो यूक्रेन शहर दर शहर तबाह हो रहा है। हालांकि यूक्रेन जवाब भी दे रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आवाज भी बुलंद कर रहा है, लेकिन यूक्रेन की आम जनता जाए तो कहां जाए। लाखों लोगों ने विदेशों में पनाह ले ली, लेकिन 4 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले देश के तमाम नागरिक देश नहीं छोड़ सकते। देश में फंसे लोगों में से ज्यादा खतरा उन शहरों में है जहां बमबारी हो रही है। और अगर आप सोच रहे हैं ये खतरा सेना और बम धमाकों का है, तो यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ नौबत भूखे मरने की आ गई है। जी हाँ, वॉर जोन में लोगों के पास खाना नहीं है, ना ही घरों से बाहर निकलकर खाना लाने के हालात। कुछ जगहों पर तो खाने की सप्लाई बीते 1 महीने से नहीं हो पाई। रूसी हमले में यूक्रेन के कीव, खार्किव से लेकर मारियुपोल में तबाही के निशान है। और जब इंसानियत मरने लगती है और युद्ध इंसानियत को तबाह कर देते हैं तो फिर युद्धों का खत्म होना जरूरी हो जाता है। अब देखना होगा कि किस तरह से दोनों देश इस युद्ध को लेकर आगे बढ़ते हैं या समाप्त करते हैं। अगली खबर पंजाब से जुड़ी हुई है। पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार अब प्रदेश में रेत माफियाओं पर नकेल कसने की तैयारी में है और माना जा रहा है कि अवैध खनन को लेकर सीएम भगवंत मान ने सख्त आदेश अधिकारियों को दिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। मान एक के बाद एक अलग अलग मुद्दों पर अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और उसके बाद पंजाब को लेकर कई सारी घोषणाएं भी कर चुके हैं। इस दौरान सीएम भगवंत मान ने पंजाब में फैले रेत माफियाओं पर नकेल कसने के लिए हाल ही में अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में पंजाब के माइनिंग मंत्री हरजोत बैंस भी मौजूद रहे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भगवंत मान ने इस मीटिंग में अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि रेत माफियाओं को पूरी तरह से खत्म करने की योजना पर जल्द से जल्द काम करें और मंत्री हरजोत बैंस को भी इस पर कड़ी नजर रखने की बात कही है। सूत्रों ने यह भी बताया कि माइनिंग मंत्री हरजोत बैंस ने रेत माफियाओं पर नजर रखने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए एक बड़ी योजना बनाई है। बताया जा रहा है कि पंजाब सरकार अगले 6 महीने के अंदर नई माइनिंग पॉलिसी लेकर आने वाली है, जिसके बाद ये दावा किया जा रहा है कि पंजाब में गैर कानूनी माइनिंग पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इसके लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को समय समय पर माइनिंग साइट्स की जाँच के आदेश दिए गए हैं। 1 मिनट पूरी रिपोर्ट। खबर रफ्तार से और विस्तार में। अगली खबर अंबाला से है। हरियाणा में अलग अलग जिलों में ग्रीवेंस कमेटी की बैठकों का दौर देखने को मिला और इसी कड़ी में अंबाला में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने लोगों की समस्याओं का समाधान किया। अंबाला में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने की। बैठक में डीसी विक्रम सिंह समेत सभी विभागों के नोडल अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक के दौरान लोगों की तमाम समस्याओं का शिक्षा मंत्री ने मौके पर ही निपटारा किया। वहीं हरियाणा सरकार की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है कि अब कोई भी प्राइवेट स्कूल अभिभावकों को किसी दुकान से किताब, वर्दी और अन्य सामान लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगर कोई भी प्राइवेट स्कूल इन आदेशों का उल्लंघन करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब आप किसी को कैसे बाध्य कर सकते हैं कि वहाँ, लेकिन ऐसा ऐसा समाज में कुछ बुराइयां रही और कुछ लोग अपने स्वार्थों के लिए, ज़्यादा पैसे कमाने के लिए इस प्रकार की गलत प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसे जैसे हमारे पास शिकायत आती है उस पर हिसाब से हम उस पर कार्रवाई करते हैं। वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने 134 विवाद पर कहा कि अब RTI के तहत हर स्कूल में 25% गरीब बच्चों का दाखिला करवाया जाएगा। जो बच्चे 134 के तहत पहले ही पढ़ रहे हैं उनका खर्चा हरियाणा सरकार वहन करेगी।
एक मिनट पूरी रिपोर्ट, खबर रफ्तार से विस्तार से। अब बारी है गेहूं की खरीद को लेकर उस खबर को रूबरू कराने की। हरियाणा में लगातार गेहूं की खरीद, सरकारी खरीद जारी और इसको लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अलग अलग अनाज मंडियों में पहुंच रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। मूलचंद शर्मा भी किसानों के बीच पहुंचे और उनकी परेशानियों को जाना। हरियाणा में इस बार गेहूं की बम्पर पैदावार होने का अनुमान है, जिसके बाद राज्य सरकार प्रदेश की ओर से 410 मंडियों में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद की जा रही है। ऐसे में किसानों को कोई परेशानी ना हो, इस पर भी सरकार की ओर से पूरा ध्यान दिया गया है। लेकिन इसके बाद भी मंडियों में किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ की अनाज मंडी पहुंचे। इस दौरान मूलचंद शर्मा के मंडी में पहुंचने पर मार्केट कमेटी के अधिकारियों में हलचल मच गई। तो वहीं उन्होंने किसानों से समस्याएं सुनी। साथ ही कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी अनाज मंडी का दौरा किया और मंडी की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तो वहीं हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह पिहोवा अनाज मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने गेहूं तुलाई को खुद जांचा और परखा। उन्होंने कहा कि वो मंडी का दौरा करने आए हैं ताकि खरीद सही तरीके से हो, कोई कमी पेश न आए। अधिकारियों को कहा गया है कि किसानों और आड़तियों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हरियाणा के मंत्रियों का कहना है कि गेहूं की खरीद के दौरान किसी को भी कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। गेहूं खरीद में किसी को, किसानों को कोई परेशानी नहीं होगी, इस तरह के दावे किए जा रहे हैं और उम्मीद है कि ये दावे पूरी तरह से सही साबित होंगे। अगली खबर, एक डॉक्टर ने किस तरह से भ्रष्टाचार के उससे जुड़ी हुई। सोनीपत सिविल अस्पताल में कथित 18 लाख रुपए के घोटाले पर खबरें अभी तक की खबर का बड़ा असर हुआ है। मामले में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने जांच के आदेश दिए। सोनीपत सिविल हॉस्पिटल में हुए कथित 18 लाख रुपए के घोटाले को लेकर खबरें अभी तक की खबर का बड़ा असर हुआ है। सोनीपत पहुंचे कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं और उन्होंने साफ कहा है कि अगर जांच में कोई दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि सिविल हॉस्पिटल के सिविल सर्जन पर गंभीर आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि कोरोना काल के समय सरकार की तरफ से भेजी गई राशि का दुरुपयोग किया गया। ये राशि एम्बुलेंस खरीदने के लिए भेजी गई थी और इसकी जगह प्राइवेट गाड़ियां खरीदी गई, वो भी लग्जरी। मामले में आरटी के जरिए खुलासा हुआ था, जिसके बाद खुद डीसी ने भी जांच के आदेश दिए थे। अब फिलहाल मंत्री ने भी इसमें जांच के आदेश दे दिए हैं। देखना ये होगा कि इस मामले में क्या कुछ खुलासा होता है और क्या सिविल सर्जन के दोषी पाए जाने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इस तरह की कोई बेकायदी हुई है कोई जो कोविड के समय गाड़ियों की, उसकी भी हम जानकारी लेंगे। जो भी होगा, कोई भी इस तरह का कोई आदमी है बच नहीं पाता। खबर रफ्तार से विस्तार से, 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। अगली खबर रोहतक की लूट से जुड़ी हुई है। रोहतक में बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। कैश वैन से 2 करोड़ 62 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम देकर बदमाश आसानी से फरार हो गए। प्रदेश में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं और क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। एक बड़ी वारदात रोहतक से सामने आई, जहां कैश वैन से 2 करोड़ 62 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने वैन कर्मचारी को गोली मारी और इस वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। बैंकों का पैसा लेके अलग अलग एटीएम में पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, तो जब यहाँ आके रुकी है, उनके पीछे 2 बाइक वाले खड़े थे, उनको पहले से उनका पता था। आके उन्होंने गोली चलाई है सिक्योरिटी गार्ड पे और बाकी जो 3 जो कर्मचारी थे वो उधर भाग गए हैं। उसके बाद उन्होंने जो कैश का जो कंटेनर थे वो बोरे के बक्से में रखे बाइक में लेके भाग गए। तो हमारी टीम लगी हुई है और हमें उम्मीद है, हमें सीसीटीवी फुटेज मिल गए हैं, गाड़ी का नंबर मिल गया है, हमें उम्मीद है कि हम जल्दी जल्दी इसका पर्दाफाश कर देंगे। एस्टिमेटेड कैश अभी हम वेरीफाई कर रहे हैं, पर 2 करोड़ से ज़्यादा कैश है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे क्षेत्र में नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश तेज कर दी है। दिनेश कौशिक, रोहतक, खबरें अभी तक। अब इन बदमाशों को कब पकड़ा जाएगा ये अभी नहीं पता, लेकिन पुलिस दावा कर रही है कि जल्द बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा। लेकिन इस तरह की वारदातें कानून व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े करती हैं। अगली खबर भी मंडियों की गेहूं की खरीद से जुड़ी है। भले ही मंडियों में अभी गेहूं की रफ्तार न पकड़ पाई हो, लेकिन पलवल में गेहूं की सरकारी खरीद सुचारू रूप से की जा रही है और किसान भी मंडियों में व्यवस्थाओं को लेकर संतुष्ट हैं। पलवल अनाज मंडी में गेहूं की सरकारी खरीद सुचारू रूप से चल रही है। 1,65,000 क्विंटल के करीब गेहूं की सरकारी खरीद की गई है, जबकि 4,635 क्विंटल गेहूं की प्राइवेट खरीद की गई है। मार्केट कमेटी पलवल के सचिव ने बताया कि सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपए निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि मंडी में गेहूं की आवक लगातार जारी है।
गेहूं की खरीद को लेकर मार्केट कमेटी द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गेहूं की खरीद एजेंसी हरियाणा वेयर हाउस, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग और FCI द्वारा की जा रही है। गेहूं की परचेज के बाद गेहूं का उठान भी शुरू कर दिया गया है ताकि किसानों को कोई परेशानी न हो। उन्होंने किसानों से अपील की और कहा कि गेहूं की फसल को सुखाकर लेकर आएं। किसानों से तो मेरी यही अपील है कि वो अपना गेहूँ साफ लाएं, साफ करके लाएं। और वैसे तो गेहूँ सारा सूखा ही आ रहा है, हमने भी देखा। बाकी अब तक जो गेहूँ की खरीद है वो 1,62,722 क्विंटल हो चुकी है, जिसमें से 1,33,564 क्विंटल परवल में और 32,158 क्विंटल खरीद के अंदर धतीर में होगी। और अगली खबर गेहूं की खरीद को लेकर जींद से है। हरियाणा में जींद जिले में गेहूं की सरकारी खरीद एक हफ्ते बीत जाने के बाद भी शुरू नहीं हो पाई है। परेशानी कहां और क्यों आ रही है, ये रिपोर्ट है। हरियाणा सरकार की 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद करने का दावा जींद में फेल साबित होता नजर आ रहा है। जींद जिले में 1 हफ्ते बीत जाने के बाद भी अभी तक गेहूं की फसल की खरीद शुरू नहीं हो पाई। अधिकारियों का कहना है कि मंडी लेबर कॉन्ट्रैक्ट का मामला न्यायालय में होने की वजह से लेबर की समस्या है। अभी तक नया टेंडर नहीं हो पाया और उम्मीद है कि लेबर का जल्द ही टेंडर हो पाएगा। मैं खरीद एजेंसियों से संपर्क किया है। जैसे आज की बात करूं तो मैं आज हमारे पास वेयर हाउस की खरीद थी, मैंने उनके DM से भी बात की थी, DFSC से भी बात की थी। तो उन्होंने मुझे एक कारण बताया है कि उनके कोई MLC के टेंडर हैं जो कोर्ट केस में, और उस कोर्ट केस का फैसला जब तक अपलोड नहीं होता है उसके बिना वो टेंडर करने में असमर्थ है। मंडी सचिव ने बताया कि 1-2 दिन में गेहूं की खरीद शुरू होने की उम्मीद है। हरियाणा सरकार ने 1 अप्रैल से गेहूं खरीद का दावा किया था, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही थी। गेहूं खरीद शुरू होने से पहले प्रदेश सरकार और प्रशासन ने गेहूं खरीद को लेकर पूरी तैयारी होने की बात भी कही और दावा भी किया था कि इस बार किसानों को कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन जींद में धरातल पर कुछ और ही देखने को मिल रहा है। किसानों की गेहूं की खरीद आराम से हो जाए, सही तरीके से हो जाए, इस तरह की कोशिश होनी चाहिए, लेकिन जींद में अभी ऐसा शुरू ही नहीं हुआ है। अगली खबर भी खरीद को लेकर है। गर्मी बढ़ने के साथ ही खेत में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही है। खरीद को लेकर जो खबरें आप देख रहे थे, अब आग लगने की खबर खेत के अंदर। करनाल के गांव उपलाना में खड़ी फसल में आग लगने से किसान का लाखों रुपए का नुकसान हुआ। करनाल के गांव उपलाना के खेतों में 30 एकड़ से ज्यादा गेहूं की फसल जलकर नष्ट हो गई। पास के खेत में तूड़ी बनाने का काम चल रहा था कि अचानक रिपर से चिंगारी उठी और गेहूं की फसल में आग लग गई। उपलाना गांव की गौशाला का एक खेत था जिसमें आग लगी। आग लगने की सूचना पाकर गांव के लोग, गौशाला के सेवादार, असंध पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। तेज हवा के कारण आग पर कड़ी मशक्कत के बाद ही काबू पाया जा सका। तब तक 30 एकड़ से ज्यादा की फसल जलकर नष्ट हो गई। लोगों की मेहनत और मशक्कत के कारण आग को आगे बढ़ने से रोका गया। गौशाला के प्रधान ने बताया कि पास के खेतों में किसान ने गेहूं की कटाई के बाद तूड़ी बनवाने का काम शुरू किया था। तूड़ी बना रहे रिपर से अचानक स्पार्किंग हुई और खेत में आग लग गई। रिपर के चालक ने साथ लगते खेत में अपना वाहन लगाया, जिससे वाहन को जलने से भी बचाया गया। वहीं दूसरी तरफ खड़ी गेहूं की फसल को ट्रैक्टर से जोतकर आग को आगे बढ़ने से रोका गया। ग्रामीणों ने, हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। वहीं असंध थाना प्रभारी ने बताया कि जैसे ही पुलिस को आग की सूचना मिली, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड को भी सूचना दे दी गई थी। 1 मिनट पूरी रिपोर्ट। खबर रफ्तार से विस्तार से में अगली खबर है बल्लभगढ़ से। बल्लभगढ़ में सीएम फ्लाइंग ने पनीर की दुकान पर छापा मारा और भारी मात्रा में नकली पनीर बरामद किया है। त्योहार के मौके पर इस तरह की हरकतें हो रही हैं। बल्लभगढ़ के जेके पनीर भंडार पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। यहाँ कुछ सामानों के बिल भी बरामद नहीं हुए। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी कर लगभग 1000 किलो पनीर, 100 किलो खोया, पैक्ड घी, मिल्क फूड आइटम यहाँ मिला। पनीर के सैंपल कलेक्ट कर जांच के लिए भेजे गए हैं। कोई खामी मिलती है तो एक्शन होगा। फिलहाल पनीर के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। कोई खामी रिपोर्ट में आई तो जरूर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फ्लाइंग के साथ में सैंपल भरने की कार्रवाई करी है और लगभग 1000 किलो के आसपास पनीर मिला है, 100 किलो के आसपास खोआ है और बाकी जो पैकेट घी के आइटम हैं, मिल्क फूड रिच देसी घी के नाम से, तो इनकी सैंपलिंग हम कर रहे हैं। कहाँ से आया था ये पनीर और कैसे यहाँ पर बेचा जा रहा है? ये अभी इंक्वायरी चल रही है, अभी इसके बारे में पूछताछ चल रही है। बिल है नहीं इसके पास, तो अभी तो ये बताना ठीक तरीके से नहीं बता पाएंगे, क्योंकि बिल होता तो उसमें सब कुछ डिटेल होती।
खबर रफ्तार से विस्तार से 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। अगली खबर है गुरुग्राम से। गुरुग्राम पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी फर्जी आरसी बनाते थे और लोगों को गाड़ियां बेचने का काम करते थे। गुरुग्राम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 ठगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी OLX के जरिए गाड़ियां बेचते थे। खरीदारों को आरोपी नकली आरसी देते थे जिसमें गाड़ियों में नकली नंबर होता था। दोनों आरोपी एजेंसी से नई गाड़ियां फाइनेंस पर खरीदते थे। गाड़ी खरीदने के बाद आरोपी गाड़ी की नंबर प्लेट बदल देते थे और फिर नए नंबर की आरसी बनवाकर उस गाड़ी को OLX के जरिए बेचते थे। आरोपी गाड़ी को मिनिमम डाउन पेमेंट पर खरीदते थे। उसके बाद गाड़ी की किश्त न भरकर फर्जी आरसी बनाकर गाड़ी को धोखे से बेच दिया करते थे। गाड़ियों को फाइनेंस करा के और उनकी फर्जी आरसी बना के उस पर फाइनेंस ना दिखा के और OLX पे उनको एज ओरिजिनल बेच देते थे और लोगों से पैसे ठग लेते थे। इस तरह से करके बहरहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से पुलिस ने 6 गाड़ियां भी बरामद की हैं। अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।